हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी का पार्ट सेकंड। ये हमारा डिस्क्लेमर है। सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, किरचॉफ्स लॉज एंड देयर एप्लीकेशंस, जंक्शन रूल, लूप रूल, व्हीट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज जो है वो हमारा एक स्पेशल केस होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का वो एक तरीके से हम यूज कर सकते हैं मीटर ब्रिज पे। ठीक है। अब मीटर ब्रिज एक डिवाइस की तरह है जिसपे कि हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रजिस्टर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर क्या होता है, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ कंडक्टर, कुछ समय बाद वो हॉट हो जाता है। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही करंट पास होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स विद सम एनर्जी मूव कर रहे होते हैं वो टकराते हैं आयन से और दूसरे इलेक्ट्रॉन से, जिससे कि वो हीट की तरह रेडिएट करते हैं एनर्जी को। ये जो चीज फिनोमेना होती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है थ्रू अ कंडक्टर, इट बिकम्स हॉट आफ्टर शॉर्ट टाइम, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो H बराबर होता है W, जो कि आई स्क्वायर आर टी जूल्स के बराबर होता है। अगर हम लोग इसको कैलोरीज पर कन्वर्ट करना चाहें तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.18 कैलोरीज होता है। क्यों? क्योंकि जो एक कैलोरी हमारा वो 4.18 जूल होता है। इसको आप 4.2 जूल्स भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, बाकी 4.18 जूल्स होता है। तो अब ये तो बात हो गई कि हीटिंग कितनी जनरेट होगी, वर्क कितना होगा। अब अगर हम इसी चीज का रेट निकालें, यानी कि द रेट at which work is done by the source of EMF in maintaining the effect of current in a circuit is called electric power of the circuit। तो P बराबर हो जाता है V टाइम्स I। यानी कि अगर एक वोल्टेज सोर्स है, उसको आपने एक रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया तो, और उस रेजिस्टर के क्रॉस V वोल्टेज डेवलप्ड है और करंट I फ्लो हो रहा है, तो उस रेजिस्टर से जो करंट, क्योंकि I जा रहा है, वोल्टेज उसके क्रॉस V लगा हुआ है, जो पावर वहां से जनरेट हो रही होगी वो होगी P बराबर VI। SI यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो होती है वॉट। पावर के ही दूसरे एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि P बराबर आई स्क्वायर आर। अब ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है हमारा आई स्क्वायर आर टी, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बचेगा? आई स्क्वायर आर ही तो बचेगा, और यही हमारा पावर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पावर जो डिफाइन होती है वो होती है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हीट, या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इस तरीके से, या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी या डी एच बाई डी टी या डी ई बाई डी टी, ये सारे हमारे पावर के एक्सप्रेशन को ही बताते हैं। तो यहां से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पावर हमें मिल जाएगी आई स्क्वायर आर। और इसी चीज को ही P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसको ही हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर। कैसे? आपने यहाँ पर जो I है उसको रिप्लेस कर दिया V बाई आर से, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बनेगा इंटू आर, आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर बन जाएगा पावर। वहीं पर ये जो P इज इक्वल टू वी आई है, ये इससे आप चाहे तो ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, V बराबर आई आर, एक्सप्रेशन जो होता है हमारा ओम्स लॉ उसकी हेल्प से। ठीक है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक सेल की। तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो मेंटेन करके रखता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस को विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जिससे कि, जैसे कि ये इस रजिस्टर के क्रॉस अगर हमने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको कनेक्ट कर दिया, तो करता क्या है ये इलेक्ट्रिक सेल? ये इस रजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर स्टैब्लिश्ड रहे।
सो इन एन इलेक्ट्रिक सेल इसमें दो रॉड्स होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, उस पे भी मेटल्स स्पेसिफिक ही होता है ये, और उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर बताने के लिए, बट अभी जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमें सेल के अंदर कैसे मैकेनिज्म है उसको नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि सेल एक है अगर वो कुछ ईएमएफ प्रोवाइड कर सकता है और उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है। तो इन चीजों के बेसिस पर हमें यहाँ पर आगे समझना है, ठीक है। सेल का मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। अभी आपके एग्जाम पे फिजिक्स वाले पार्ट पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उस पर फोकस रख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से पढ़ना भी होता है एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बहुत वाइड होता है, बहुत ढेर सारी इस पे चीजें होती हैं। अगर आप हर समय लगे रहेंगे कि मुझे एक कोई टॉपिक है उस पे हर चीज मुझे पता चल जाए उसकी, तो आप उसी टॉपिक की चीजों को समझने में लग जाएंगे, और उससे फिर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये भी तो मैटर करता है ना। तो ये जो एग्जामिनेशन है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उस पे हमें एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होती है। ओके, तो कहीं पर चीजें छोड़नी होती हैं, कहीं पर उस हिसाब से एक्ट करना होता है जैसा कि एग्जाम में रिक्वायरमेंट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, व्हेन अ करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सोर्स, जब किसी सोर्स से करंट ड्रॉ किया जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स इज, वो बनता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको याद रखने के लिए मैं आपको ऐसा बता दूं कि जैसे एक आप घड़ी में पड़ने वाला सेल लेकर आते हैं, ठीक है, वो जो या जो टॉर्च वाला सेल होता है उसको जब आप लेकर आते हैं तो उसमें कभी आपने ध्यान दिया और लिखा रहता है 1.5 वोल्ट्स लिखा रहता है। तो वो 1.5 वोल्ट्स उस सेल के द्वारा दिया जा सकने वाला मैक्सिमम वोल्टेज है, उससे ज्यादा वो वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जब उस सेल को आपने ऐसे हाथों में अपने ऐसे पकड़ रखा है, कहीं कनेक्ट नहीं किया, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर करंट नहीं मौजूद है उस समय, जो उसके टर्मिनल्स पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो जो प्रोवाइड कर सकता है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएफ, जिसको कि हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम लोग किसी सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सेल के थ्रू भी करंट फ्लो होता है, और जब सेल के थ्रू करंट फ्लो होता है और क्योंकि सेल के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होता है। अब फिर बात आती है कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो याद करिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी मटेरियल हो, कैसा भी मटेरियल हो, उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो सेल भी एक मटेरियल है, यानी कि उसमें भी रेजिस्टेंस होगा। तो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसको इस वजह से बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और जब उससे करंट पास होता है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप वहां खुद हो जाता है, यानी कि वो दे सकता था ई के बराबर, ई वोल्टेज दे सकता था, बट क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो आई आर वोल्टेज उसके अंदर ड्रॉप हो गया, तो अब उसके टर्मिनल्स पर जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो वी के बराबर है। सो वी बराबर हो जाता है ई माइनस आई आर, यानी कि ये अगर हम ड्राई सेल के साथ इसको एक एनालॉजी ड्रॉ करें तो ये होगा कि यहाँ पर ये 1.5 वोल्ट है, अगर मान लीजिए कि 0.2 वोल्ट अंदर ड्रॉप हो गया तो बाहर अपीयर होगा 1.3 वोल्ट। तो एक्चुअल में जब आप घड़ी वाले सेल के वोल्टेज को मेजर करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि 1.5 नहीं शो करता, वो 1.5 से थोड़ा कम ही होता है, चाहे 0.01 कम हो, बट हाँ कम होता ही होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसमें करंट अगर इस सर्किट में आई फ्लो हो रहा है तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, इधर हायर पोटेंशियल हम लोग ले रहे हैं और इधर लोअर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा ई माइनस आई आर। ई माइनस आई आर। तो यहां पर तीन केसेस पॉसिबल है इस चीज पर, जैसे कि इफ द करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि चार्जिंग के केस पर होता है। यहां पर करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो हो, यानी कि बैटरी तो आपने ऐसे लगा रखी है ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और इसमें करंट की डायरेक्शन अगर इस बैटरी के अकॉर्डिंग देखें तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, और ऐसे जाना चाहिए जैसे बना हुआ है। बट इन केस अगर ये जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, तो जब अपोजिट होता है तो ये बैटरी चार्ज हो रही होती है। सो एज इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा वो बन जाता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ई प्लस आई आर बन जाता है। अगर V बराबर E हो, इसका मतलब ये है कि इस सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो है, यानी कि ये जो हमारा बैटरी सेल और ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट हमारा जीरो। फिर तीसरा केस है कि जब V बराबर जीरो, V बराबर जीरो यानी कि सेल जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब ये हो गया कि इसका हायर पोटेंशियल और इसका लोअर पोटेंशियल आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं, उस केस में V बराबर जीरो हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट का केस बनता है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में, जब शॉर्ट सर्किट की बात आती है उस केस में, यानी कि V बराबर हो जाएगा जब जीरो, तो E बराबर हो जाएगा आई आर, और I बराबर निकल कर आएगा E बाई आर। ठीक है, उस समय जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। उस समय जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाता है। तो हम इन्हीं चीजों को समराइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जब हमने यहाँ पर क्या किया कि एक बैटरी कनेक्ट करी, इस पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और यहाँ पर जो V की वैल्यू होगी वो E से कम होगी। वहीं पर अगर अगर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, ध्यान दीजिएगा सर्किट में अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, यानी कि वोल्टेज जो इसके क्रॉस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू E। इस बैटरी के ईएमएफ से जब ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तभी तो करंट की डायरेक्शन बदलेगी, वरना ये खुद ड्राइव कर रहा होता उस करंट को। अब किसी और बैटरी के द्वारा, किसी और सोर्स के द्वारा करंट ड्राइव किया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है इसके क्रॉस ज्यादा ही होगा। फिर यहां पर V बराबर E कब की बात है, जब इससे फ्लो होने वाला करंट जीरो। तो अगर यहां पर अब क्या कर दिया जाए, अगला केस कि हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया। उस समय करंट की वैल्यू होती है E बाई आर, और ये मैक्सिमम करंट इस सर्किट में होता है, इससे ज्यादा करंट पॉसिबल नहीं है। फिर है पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। So electromotive force of a cell is the terminal potential difference of a cell when it is in an open circuit, यानी कि it is not supplying any current to external circuit। यही हमारा ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया है, मतलब समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपने एक सेल लिया, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो 1.5 वोल्ट है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता प्रोवाइड, और वही उसका ईएमएफ कहलाएगा। So electromotive force of a cell is the terminal potential difference of cell when it is an open circuit, यानी कि उससे कोई करंट पास ना हो रहा हो। तो जब करंट पास नहीं हो रहा हो तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं तो मैक्सिमम उतना ईएमएफ वो दे सकता है या उतना वोल्टेज दे सकता है वो। ठीक है, और वहीं पर जब हम एक किसी सर्किट में इस सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ जो करंट है उस बैटरी के थ्रू जाता ही जाता है, यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस है क्योंकि मटेरियल है, उस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और बाकी बचा वोल्टेज अपीयर होता है फिर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो इसी से हमारा अब एक, अगर हम कुछ ऐसा सर्किट बना ले कि एक हमारी बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, तो इस सर्किट में उस समय जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है अगर, तो ये आई बराबर निकल कर आ जाता है ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर। तो अगर आपने एक बार इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता कर लिया, तो इस कैपिटल आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है कैसे निकालेंगे, आर टाइम्स आई, आर टाइम्स आई, तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर निकल कर आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर बराबर ई टाइम्स आर बाई आर प्लस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो जैसे E बराबर है V प्लस आई आर, ये एक्सप्रेशन है।
जिसको कि हम लिख सकते हैं ई माइनस वी बाई आर, ई माइनस वी बराबर आई आर, और इसी से ई माइनस वी बाई स्मॉल आर बराबर आई हो जाएगा। तो स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी बाई आई, ये भी यूज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है कि आप एक ही इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। और इस पे ये बन जाएगा, देखिए आप क्या करें, v बाई आई को अगर कॉमन ले ले तो e बाई वी माइनस वन टाइम्स v बाई आई बराबर r हो जाएगा। अब ये जो v बाई आई है वो क्या होता है, वो होता है r के बराबर, यानी कि लोड रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर। तो e बाई वी माइनस वन टाइम्स कैपिटल R बराबर हो जाएगा स्मॉल r। तो अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज पता है, ईएमएफ पता है, तो आप लोड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज तो आपको समझ पर आ ही गई होगी कि जो सेल है उसका वोल्टेज लिमिटेड होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि एक जो ट्राई सेल आता है उसका 1.5 वोल्ट है। तो अगर हमें 10 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, कैसे करेंगे? अगर 9 वोल्ट चाहिए हमें उन्हीं सेल का यूज करते हुए, तो क्या तरीका हो सकता है? तो एक तो आप तुरंत कह सकते हैं कि एक काम करेंगे कि जो सेल है उनको हम सीरीज पे कनेक्ट कर दें और 6 सेल कनेक्ट कर दें, तो हमें मिल जाना चाहिए 9 वोल्ट। तो वो जो 9 वोल्ट है वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि वो मैक्सिमम जो वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है वो, यानी कि ईएमएफ है। क्योंकि अगर वो एक 1.5 है तो 6 सेल को जोड़ने पर सीरीज पर हमें मिलेगा 9 वोल्ट मैक्सिमम। बट एक्चुअल में अगर हमें 9 वोल्ट चाहिए तो हमें और सेल्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप भी तो होगा। यानी कि सेल को अगर हम सीरीज पे कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज ऐड अप होने के साथ साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी ऐड अप हो रहे हैं। अगर वो पैरेलल में है तो कैसे वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें ही समझनी है इस पे। जैसे कि हम क्या करते थे कि रेजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं। सो अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। और दो तरीके की जो कॉमन ग्रुपिंग है सेल्स की वो है एक सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं कि सारे सेल्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ई1 ई2 ई3 और आर1 आर2 आर3। अब ये ई1 ई2 ई3 क्या है? ये है ईएमएफ ऑफ द सेल, और आर1 है जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस है इन सेल्स के। सो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ई इक्विवेलेंट इसका निकल कर आता है वो होता है ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 अप टू ई एन तक। अगर मान लो 10 सेल 20 सेल 100 सेल 50 सेल ऐसे लगे होते तो उतने सेल के सभी के ईएमएफ को हम यहाँ पर एड अप कर देते तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाता। ठीक है, बट यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि एक मैंने बताया था कि जब कोई भी कंपोनेंट सीरीज पे कनेक्ट होता है तो सब में पास होने वाला जो करंट है वो सेम होता है, और इनके जो वोल्टेज होते हैं उनको एड अप किया जा सकता है, तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, करंट को सेम मानते हुए हर एक सेल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जैसे इसका मान लें V1, इसका मान लें V2 और इसका V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V करना होगा, और तब जाकर ये कहीं निकल कर आएगा। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो R1 R2 R3 ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn तक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ पर आई। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस ई टू प्लस ई3, ये जो फॉर्मूला है उसको यूज कैसे करना है। तो अगर आपके पास 3 सेल है, मान लीजिए E1 E2 E3 बिल्कुल इसी तरीके के कन्फिग्रेशन में कनेक्टेड है, तो आपको ई इक्विवेलेंट निकाल लेना है E1 प्लस ई टू प्लस ई3 करके। अगर ये मान लीजिए बीच वाला जो E2 है उसका निगेटिव टर्मिनल E1 की तरफ हो और बाकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो E3 की तरफ हो, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करेंगे कि E1 वाले को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो आपको E3 वाले को भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा और E2 वाले को मानना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं तो E1 प्लस ब्रैकेट में माइनस E2 प्लस ब्रैकेट पे प्लस E3।
और इस तरीके से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। जबकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पर आप बैटरी को ऐसे लगाएं या पलट कर लगाएं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना। इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस की पोलैरिटीज नहीं होती है, रेजिस्टेंस की पोलैरिटी नहीं होती है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से करके, ठीक है। अब सोचिए जरा कि आपके पास N सेल है और सब का ईएमएफ E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यानी कि सबका ईएमएफ E बराबर कर दिया गया और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R वो बराबर कर दिया गया। अगर ऐसा है तो हम तुरंत निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ NE के बराबर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR के बराबर। अब बात आती है पैरेलल ग्रुपिंग की। पैरेलल ग्रुपिंग पर एक चीज है कि पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ये जो हमारे इधर पर टर्मिनल्स हैं, इसके क्रॉस इन सभी बैटरीज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। मतलब मिलजुल कर किसी तरीके से यहाँ पर वोल्टेज जो है वो सेम आएगा, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा और करंट डिवाइड हो रहा होगा। और ऐसा करने पर हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आएगा कि देखिए, अगर ध्यान दें, ये जो पहली बैटरी है इस पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल पर कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग बैटरी को यहां से हटा देते हैं, मतलब समझने के लिए कि जो ईएमएफ वाला पार्ट है वो हटा दिया जाए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही तो अगर यहाँ पर लगा होता R1 R2 इस तरीके से R3 करके, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द पैरेलल ग्रुपिंग हमें मिल जाता, निकालने के लिए क्या करना होगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, इस तरीके से करना होगा। यानी कि जब यहाँ पर तीन सेल्स कनेक्टेड है, E1 E2 E3, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3, आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट बराबर करके E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 करेंगे। और ये जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट। और फिर इस फॉर्मूले में हर जगह पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको ई इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि E1 E2 E3 तो पता ही होगा, R1 R2 R3 पता है, तभी तो आपने R इक्विवेलेंट निकाल पाया। और वहीं पर इसी तरीके से आप जो R इक्विवेलेंट है उसको भी निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, तो ई इक्विवेलेंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। और यही हमें निकालना होता है। अब अगर यहाँ पर हमारे पास N सेल कनेक्टेड है, सबका ईएमएफ E दिया हुआ है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उस केस पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा R/N। कितना हो जाएगा? R/N। और इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें मिलेगा E के बराबर। E के बराबर इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा, यानी कि एडअप नहीं होगा ईएमएफ। बस होगा क्या कि बहुत देर तक हमारा जो भी डिवाइस वगैरह है वो चल सकता है, क्योंकि क्या किया हमने वहां पर, जो एनर्जी है वो उसके एनर्जी के सोर्स ज्यादा कर दिए, तो काफी देर तक वो सोर्स काम करेगा। बस यही हो गया, ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। अब बात आती है किरचॉफ लॉज की। किरचॉफ के देखिए दो रूल होते हैं, एक केवीएल और एक केसीएल। अगर आप ध्यान दें कि ये जो हमारे सर्किट है, इनको ध्यान से अगर आप देखें तो देखो, जैसे R1 R2 R3 तीन रेजिस्टर्स हैं और इस पे दो बैटरी लगी हुई हैं। यहाँ पर तीन बैटरी और पांच रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो जो हमारे तरीके थे जिसमें कि हम लोग जो ये सर्किट्स हैं उनको इक्विवेलेंट सर्किट्स पर कन्वर्ट करके, छोटे छोटे सर्किट्स पर ब्रेक करके, फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट ईएमएफ है, इसको निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जो कि है किरचॉफ लॉज, जिसपे कि एक है केवीएल और एक केसीएल। इन रूल्स को अप्लाई करके हम लोग जो ये सर्किट है उसमें किस आर्म में कितना करंट है, किस पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको कि हम कभी कभी मेश रूल या लूप रूल भी बोल देते हैं, और दूसरा है किरचॉफ करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल। तो उसको समझते हैं। जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल ये कहता है कि किसी जंक्शन पर करंट्स का जो टोटल सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। और कैसा सम? टोटल अलजेब्रिक सम। कैसा सम? टोटल अलजेब्रिक सम। और अलजेब्रिक सम
का देखिए बहुत बार यूज हुआ है शुरुआत से लेकर अभी तक, और हर बार हमने ये देखा है कि जब भी अलजेब्रिक सम की बात आती है तो पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐड करना होता है। उसका खुद में कैसा नेचर है उसको हमें ध्यान में रखते हुए ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पर करंट I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है और I4 जा रहा है। तो यहां पर अगर हम ऐसा लिखें कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, I1 की जो वैल्यू है, I2 की जो वैल्यू है, I3 की जो वैल्यू है, I5 I4 की जो वैल्यू है, उस पर प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी जंक्शन में आने वाले सारे करंट्स का सम जो है वो बराबर होता है उस जंक्शन से बाहर की तरफ जाने वाले सारे करंट का सम। यानी कि अगर इस एग्जाम्पल पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, ये बराबर हो जाएंगे I3 प्लस I4। तो द जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर यहाँ पर कोई सोर्स और सिंक मौजूद नहीं है इनके अलावा, तो अगर यहाँ पर I1 और I2 करंट आ रहा है, यानी कि कुछ चार्जेस आ रहे हैं, तो इस जंक्शन पर एक्यूमुलेट अगर वो नहीं हो रहे हैं, ना रुक रहे हैं कहीं पर, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो I3 और I4 के थ्रू जा रहे होंगे वो सारे, और इसी वजह से इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कहीं पर भी अगर हमें जैसे ऐसा जंक्शन दिया हो और करंट की डायरेक्शन ना दी हो, तो हमें जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये होगा कि कम से कम एक इनकमिंग करंट बना दें और कम से कम एक आउटगोइंग करंट बना दें, ताकि वो चीजों को बैलेंस आउट कर सके। अगर आपने सारे इनकमिंग बना दिए तो बाहर कौन करंट लेकर जा रहा है, अगर आपने सारे आउटगोइंग कर दिए तो लेकर कौन आ रहा है। तो कम से कम आप एक इनकमिंग बनाइए, एक आउटगोइंग करंट की डायरेक्शन बनाइए, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग एक लूप में केवीएल के साथ केसीएल को अप्लाई करेंगे तब वहां पर समझ पर आ जाएगा आपको। सो द algebraic sum of potential difference in any loop including those associated EMFs and those of resistor elements must be equal to 0। इसका इस लाइन का क्या मीनिंग है मैं ये बता देता हूं कि अगर किसी सर्किट में आपने एक लूप चूज किया और उस लूप में आपने चलना स्टार्ट किया, तो जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर अगर आ गए, तो क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा उसके लिए जीरो हो जाना चाहिए, या जो वर्गडन है वो जीरो हो जाना चाहिए। वर्गडन जीरो से वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हमारा निकल कर आया। तो अगर आप मान लीजिए कि इस सर्किट में पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करें और घूम फिर के पॉइंट ए पर वापस आ जाए, तो क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर आगे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा इस केस में, और इसको ही हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर रजिस्टर है, तो इस पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो, फिर यहाँ पर एक बैटरी है, तो बैटरी क्या करेगी, वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ पर ड्रॉप होगा और फिर यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो इसके बेसिस पर हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी एक क्लोज लूप में हम ऐसा चल रहे हैं, तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होंगे और कुछ एनर्जी को यूज करने वाले होंगे। तो जब हम जिस पॉइंट से चल रहे हैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो जो पूरा ओवरऑल हमारा एक एनर्जी का यूज और जो हमारा सोर्स का जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो उस तरीके से सारा सम करेंगे तो वो जीरो के बराबर निकल कर आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसको समझते हैं। उसके पहले एक चीज देखिए कि ये जो लूप रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। सो अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉज को अप्लाई करें, जैसे कि केवीएल और केसीएल को, फिर किसी ब्रांच में कितना करंट है वो सब निकालें, तो कैसे कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा एक जंक्शन है ए, ठीक है, ये हमारा एक जंक्शन है ए, और इस जंक्शन ए में करंट I1 जो है वो देखिए बाहर की तरफ जा रहा है और I2 भी बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि I3 करंट इस पे आ रहा है। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं कि I3 बराबर I1 प्लस I2। क्या लिख सकते हैं, I3 बराबर I1 प्लस
I2। अब हम क्या करते हैं, एक लूप को चूज करते हैं टू अप्लाई केवीएल। केवीएल को अप्लाई करने के लिए हम एक लूप चूज करते हैं, जैसे कि हमने अगर ए एच डी सी बी ए इस लूप को चूज किया, या फिर ए एच डी ई एफ जी ए इस वाले लूप को चूज किया, तो क्या होगा कि जब हम पहले वाले लूप को चूज कर रहे हैं ए एच डी सी बी ए वाले को, तो यहां पर हम कुछ इसको ऐसा लिखेंगे। लेट अस सपोज ये पहला वाला जो आर्म है उस पे करंट I1 जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट I1 जा रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या है, जो आपके किताब में तरीका लिखा हुआ है जिसपे कि आप यहां पर माइनस साइन का यूज करते हैं और बैटरी को फिर ट्रीट करते हैं, उसका वो बैटरी वोल्टेज को बढ़ा रही है, तो इस पे करने में क्या होता है, कभी कभी आप थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं। तो वैसी गलतियां ना हो इसके लिए केवीएल को आप एक नए तरीके से यहां पर अप्लाई करें, जिसके लिए आपको दो तीन चीजों का याद रखना होगा और सारी चीजें सही होंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी जंक्शन में केसीएल को लगाने के लिए एक किसी सर्किट में आप कम से कम एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग करंट ड्रॉ करें। अगर वहां पर करंट नहीं बना हुआ है तो कम से कम एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग करंट को ड्रॉ करें। उसके बाद भूल जाइए कि कोई गलती होगी, फिर गलती नहीं होगी। वो होगा क्या कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन गलत मान ली होगी तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा, और आंसर निगेटिव पर आ जाएगा यानी कि आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बट उसके लिए एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट पर कम से कम एक इनकमिंग और कम से कम एक आउटगोइंग करंट को आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो केसीएल लगाते वक्त सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग करंट हर जंक्शन पर मौजूद हो। अगर वैसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद किसी एक आर्म में, यानी कि अगर यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो उस आर्म में पूरे में जो जैसे कि यहां पर कोई डिवीजन नहीं है, देखिए कोई ब्रेकिंग नहीं, इस आर्म में यहां पर वोल्टेज सोर्स है, यहां पर रजिस्टर है, यहां पर है, तो यहां पर भी कोई ऐसी यहां पर ब्रेकिंग नहीं। तो इस पूरे आर्म में यानी कि पूरे सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, ये ध्यान देनी है दूसरी चीज। ठीक है, इतना हमारा हो गया केसीएल को अप्लाई करने। फिर आता है केवीएल। तो केवीएल को जब हमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो एक लूप चूज करना है। सबसे पहले एक लूप चूज करना है, सबसे छोटा लूप चूज कर सकते हैं। अब यहां पर हमने एक ऐसा लूप चूज कर लिया, यानी कि जहां से चले वहीं पर वापस आ गए। तो क्या करेंगे आप कि जिस डायरेक्शन पर करंट आपने बनाया है आप उस डायरेक्शन पर चलने स्टार्ट करिए, किसी भी बैटरी से दूर। ठीक है, किसी भी बैटरी से दूर। तो आपने यहां से ऐसा चलना स्टार्ट किया तो आपके सामने है इधर 30 ओम। करंट की डायरेक्शन पर आप चल रहे हैं, 30 ओम आपको मिल गया, तो 30 टाइम्स I1 लिख देंगे यहां पर, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन पर चल रहे थे करंट भी उसी डायरेक्शन पर था, तो आपने उसको लिख दिया पॉजिटिव, प्लस में 30 I1। आगे फिर आप चले और आपको मिल गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब जब बैटरी की बात आती है तो अब आपको करंट और वो सब चीजें ध्यान नहीं देनी है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मेरे सामने आ रहा है तो मैं लिख दूं माइनस। तो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है इस वजह से आपने लिख दिया माइनस, और फिर कितना वोल्ट है, 45 वोल्ट है, तो आपने 45 वोल्ट लिख दिया। उसके बाद अब आप आगे देखिए कि इस रजिस्टर में आप जिस डायरेक्शन पर चल रहे हैं उसी डायरेक्शन पर करंट भी फ्लो हो रहा है I3। रेजिस्टेंस 1 ओम का है तो यहां पर वोल्टेज I3 बन जाएगा। कैसे? वोल्टेज I3 का मतलब क्या है, I3 टाइम्स 1 ओम, तो वो वोल्टेज I3 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, तब जाके उसको I3 बोला गया। ठीक है, ऐसे वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आ गया I3 प्लस 40 I3 इधर वाला, और वापस आप उसी पॉइंट पर आ गए, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। ये पूरा जो है वो बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि 30 I1 माइनस 45 प्लस 41 I3 बराबर 0। इसी तरीके से आप अब ये जो बड़ा वाला लूप है उसमें आप बना सकते हैं। देखिए, बनाइए, ट्राई करिए कि आप जिस डायरेक्शन पर चल रहे थे उसी डायरेक्शन पर करंट चल रहा था, तो आपने यहाँ पर 30 I1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन पर था करंट, तो 30 I1 आ गया। उसके बाद आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, आप यहां पर देखिए इस जगह पर अब आप क्या कर रहे हैं कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहे हैं। करंट आपके अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहा है और आप जिस डायरेक्शन पर जा रहे हैं उसके डायरेक्शन के अपोजिट करंट होने की वजह से आप यहाँ पर 20 I2 को माइनस में करेंगे। अपोजिट
आ गया ना कि अब मैं जिस डायरेक्शन पर चल रहा हूं उसके अपोजिट में है करंट, तो अपोजिट में है तो अपोजिट के लिए पहले माइनस लिख दिया और फिर 20i2 बना दिया। फिर आगे बढ़े, यहां पर बन गया -i2। फिर ये देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमें मिल गया। क्या मिल गया? पॉजिटिव टर्मिनल। तो बिना सोचे समझे हमें क्योंकि पॉजिटिव मिल गया तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा और 80 करके बराबर कर दिया 0। तो इस तरीके का जो तरीका है, ये मतलब ये जो तरीका है, इसमें क्या है ना कि ज्यादा सोचना नहीं होता। इस सर्किट के द्वारा ही हमें पता चलता रहता है कि हमें पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 30i1 माइनस 21i2 प्लस 80 बराबर 0। तो अब आपके पास क्या है, देखिए एक इक्वेशन ये हो गई जिसमें i1 और i2 है, एक इक्वेशन ये हो गई जिसपे i1 i3 है, और एक इक्वेशन आप केसीएल से निकाल सकते हैं जो कि ये वाली है कि i3 बराबर i1 प्लस i2। तो आपके पास तीन इक्वेशन हो गई और इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आप i1 i2 i3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने अननोन होते हैं उतने ही आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। अब है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, चार रजिस्टर्स मान लीजिए यहाँ पर जैसे पी क्यू आर और एस है। तो इन चार रजिस्टर्स का कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें कि एक बर्फी के शेप की तरह, ऐसा हमारा, या रोम्बाइड के शेप की तरह, ठीक है, रोम्बस जिसे बोलते हैं, रोम्बस के शेप की तरह यहाँ पर रोम्बाइड की मसल होती है। रोम्बस के शेप की तरह यहाँ पर क्या हुआ कि पी क्यू आर एस ये हो गया क्या यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्स। अब क्या कर सकते हैं आप कि ये जो रजिस्टर्स हैं पी क्यू आर एस, आप क्या करें, पी क्यू आर एस जो रजिस्टर है आप क्या करें, इनमें जो ए और सी वाला पॉइंट है, यानी कि एक डायगोनल के जो पॉइंट्स हैं इसके क्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और बाकी जो डायगोनल्स वाले पॉइंट है उनके क्रॉस आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दी। तो एक ऐसे समय पर जब रजिस्टर्स कुछ इस तरीके से लगे हों कि इस पॉइंट बी और डी पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, अगर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में हमें मिलता है डिफ्लेक्शन 0। तो वो जो कंडीशन होती है कि ऐसा कब होगा, वो कंडीशन होती है कि आप अपोजिट वाले जो रजिस्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट करें और वो बराबर हमें मिल रहा हो, यानी कि P टाइम्स S बराबर R टाइम्स Q मिल रहा हो, या इसी को लिखा जा सकता है P बाई Q बराबर R बाई S, या फिर P बाई R बराबर Q बाई S। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं एक बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज की। और इसी पर बेस्ड है हमारे पास एक डिवाइस जिसको कि बोला जाता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि एक वायर होती है, एक रेजिस्टेंस वायर होती है, कितने सेंटीमीटर की? 100 सेंटीमीटर। फिर इधर एक स्ट्रिप लगी होती है, इधर एक स्ट्रिप लगी होती है, एक इधर स्ट्रिप लगी होती है मेटल की। ये जो स्ट्रिप है वो चौड़ी स्ट्रिप है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। ज्यादा क्यों रखा गया है? ताकि ये जो इन मेटल स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है वो इंटरफेयर ना करे विद आर एंड एस, यानी कि इनका खुद का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रहना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं आप कि अगर यहां पर एक रजिस्टर आपने आर लगा दिया, इधर एस लगा दिया, और आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया इस पॉइंट से लेकर, और दूसरे पॉइंट इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है एक जॉकी। जॉकी एक सेटअप होता है जिसमें कि एक रॉड होती है, नीचे नाइफ की तरह एज होता है, और ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, ऊपर कनेक्शन के लिए होता है जो कि इस गैल्वेनोमीटर के वायर के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो जो नाइफ जैसा नीचे बना होता है, वो नाइफ यहां पर पड़ी हुई रेजिस्टेंस वायर के ऊपर हम लोग टच कराते हैं जगह जगह पर, और टच कराते कराते हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जहां पर कि इस गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 आ रहा हो, यानी कि इस पॉइंट बी और उस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, तो डिफ्लेक्शन हमें इस गैल्वेनोमीटर में 0 मिल जाएगा। तो लेट अस सपोज कि इस पॉइंट ए की तरफ से L1 डिस्टेंस पर वो पॉइंट हमें मिल गया जहां पर कि गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 मिल रहा है। तो अगर टोटल 100 सेंटीमीटर की ये वायर थी, तो इस तरफ L1 है तो इधर हो जाएगा 100 माइनस L1, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, 100 - L1। ठीक है, 100 - L1।
तो फिर वही बैलेंस्ड कंडीशन पर अब आप समझ सकते हैं यहां पर कि एक तरफ देखिए, एक रेजिस्टर ये हो गया, दूसरा रेजिस्टर ये हो गया, एक रेजिस्टर ये हो गया और एक रेजिस्टर ये हो गया, 4 रेजिस्टर्स हो गए। बैलेंस्ड कंडीशन बन गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, R बाई एस बराबर L1 बाई 100 माइनस L1। अब अगर इसमें जो ये वाला रजिस्टर R है, आपको नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू कितनी है ये आपको पता है, तो आप R बराबर S टाइम्स L1 बाई 100 माइनस L1 कर सकते हैं। और ये जो L1 बाई 100 माइनस L1 आया है, ये किस वजह से आया है? हमने यहाँ पर जो वायर कंसीडर करी वो रेजिस्टेंस वाली वायर थी और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की थी। जो मटेरियल था पॉइंट ए से लेकर सी तक सेम था, तो वहां पर जो रेजिस्टिविटी वाले टर्म्स होते हैं, जब रेशियो ले रहे होते हैं यहाँ पर, तो वो कट जाते हैं। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले टर्म्स होते हैं वो कट जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाले बचते हैं। तो आर बराबर एस टाइम्स L1 बाई 100 माइनस L1, ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला निकलकर आ गया। तो आइए अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो आइए अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t, taking into account the variation of resistance with temperature, which of the following best represents the variation? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता है कि जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं, जैसे कि एक मेटल है, उस मेटल को अगर आप हीट करें तो उसके रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, और मेटल्स के केस में हीट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर एक डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, और उस डिवाइस पर हमने वोल्टेज कुछ लगाया, उसकी वजह से कुछ करंट इस पे स्टैब्लिश हुआ। अब कुछ समय बाद क्या होगा, इस पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगी, और हीटिंग इफेक्ट जनरेट होने की वजह से इसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होने की वजह से इस पे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा यानी कि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा, और सर्किट का अगर रेजिस्टेंस बढ़ा फॉर अ गिवन वोल्टेज, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और कुछ समय बाद फिर जब टेम्परेचर बढ़कर इस लेवल पर पहुंच जाएगा जिसके बाद वो फिर नहीं बढ़ रहा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़कर एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंच जाएगी, और करंट की वैल्यू डिक्रीज होकर एक सर्टेन वैल्यू तक आ जाएगी। उसके बाद फिर वो फर्दर डिक्रीज नहीं होगी। तो करंट की वैल्यू पहले तो मैक्सिमम जाएगी, फिर घटेगी, और फिर स्टेबल हो जाएगी। और उसको ही यहां पर हमें समझना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो आपके पास ऑप्शंस है ए, बी, सी एंड डी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो क्योंकि जब हीटर का फिलामेंट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो फिलामेंट है वो अपने स्टेडी टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, उस समय रेजिस्टेंस भी अपना स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा और करंट भी स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो जब रूम टेम्परेचर में था, रेजिस्टेंस कुछ कम था, रूम टेम्परेचर था, रेजिस्टेंस कम था, करंट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और जो करंट की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी और एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगी। तो वही है कि पहले तो क्या हुआ कि करंट की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, ये शुरुआत वाला पोर्शन है। जब सर्किट में करंट स्टैब्लिश हुआ, ये तब का वैल्यू है कि करंट स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि साथ ही साथ वहां पर जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो भी बढ़ रही थी, तो उसके बाद करंट की वैल्यू घटने लगी और घटकर एक स्टेडी स्टेट में आ गई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑन, तुरंत उसने बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ किया, तो वही वैल्यू बढ़ी। समय थोड़ा सा जैसे ही बढ़ा तो वैसे करंट की वैल्यू बढ़ी, और जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ी वैसे ही उसने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट अपना शो कर दिया, जिससे कि फिलामेंट हीटअप हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और करंट की वैल्यू फिर फॉल करी और एक स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 bars of radii r and 2r are kept in contact as shown. An electric current I is placed through the bars. यहां पर अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक करंट I को पास कराया इन बार्स के थ्रू। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन ए है हीट प्रोड्यूस्ड इन बार BC इज 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस्ड इन बार AB। बी वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ्स इज इक्वल।
सी है करंट डेंसिटी अक्रॉस ए बी इज डबल दैट ऑफ अक्रॉस बी सी, और डी वाला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अक्रॉस बी सी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ये हमें बताना है। यानी कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और हीट प्रोड्यूस, दोनों सेक्शंस के लिए हमें निकाल कर देखना होगा, यानी कि ए बी वाले सेक्शन और बी सी वाले सेक्शन के लिए निकाल कर देखना होगा और समझना होगा कि इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या है कि दो बार है, तो ये आपको ये ऐसे दो बार दिख रहा होगा, एक बार ये और दूसरा बार ये। इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है। जो बार ए है उसका रेडियस 2r है, जो थोड़ा पतला वाला है उसका रेडियस r। बाकी दोनों की लेंथ बराबर है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब हमें पता है सबसे पहले जैसे चार चीजें दी हुई हैं, हीटिंग और उसके बाद करंट डेंसिटी, वोल्टेज, तो इन सबको हमें तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन ए वाला करेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं आपको कि क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो सेम है। तो हीट प्रोड्यूस्ड का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आ जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब क्योंकि सेम समय के लिए दोनों पर करंट अप्लाई हो रहा है और उस करंट की वैल्यू भी सेम है, तो आई और टी की वैल्यू सेम होने पर H प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यानी कि अगर हम एच ए बी बाई एच बी सी निकालें तो ये आर ए बी बाई आर बी सी होगा। अब जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाई ए के, या फिर आप बोल सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस की जगह पर हम 1 बाई, क्योंकि ये ए बी वाले का के लिए जो रेडियस है वो 2r है तो 2r का कर देंगे स्क्वायर, और बीसी वाले के लिए जो रेडियस है वो है r, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये 1/4 आएगा। तो इस तरीके से एच बी सी बराबर हो गया 4 टाइम्स एच ए बी। तो यहां पर एक चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें। और दूसरी इस पे सीखने वाली बात ये है कि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन का यूज करते हुए कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यानी कि आपको पूरा आई टी इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। मतलब कितने टी पर कितना आई जा रहा था तो उसकी वजह से कितनी हीट जनरेट हुई ये निकालने की जरूरत नहीं, प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फोर रेजिस्टेंसेज पी क्यू आर एंड एस जनरेट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी करंट जा रहा है और हमें बताना है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो हीट है वो किस पे प्रोड्यूस होगी। यहां पर ये 2 इधर 4 इधर 1 और 2, तो 2 प्लस 4 बन जाएगा 6 और 1 और इधर 2 मिलकर बन जाएगा 3 ओम। यानी कि करंट यहां पर डिवाइड होगा, तो करंट जब डिवाइड होगा तो इस तरफ ज्यादा करंट जाएगा और इस तरफ कम करंट जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर हीटिंग वगैरह जो है वो आपको निकालनी होगी इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर बताना है कि चार में से कौन से रेजिस्टर पर जो इफेक्ट है पावर का, मतलब सबसे ज्यादा पावर कहाँ पर जनरेट हो रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो पावर वाले फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि टाइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबके लिए सेम टाइम ही होगा, तो हम पावर वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। कैसे? हमें पता है कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। अब ये इक्वेशन कैसे निकल कर आ गई, तो V बराबर आई आर जो इक्वेशन थी उसमें जब R कांस्टेंट था तो V प्रोपोर्शनल टू I था। जब R कांस्टेंट था तब V प्रोपोर्शनल टू I था। अब इस केस में देखिए AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, और वोल्टेज अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस जिस तरफ का कम होगा उस तरफ करंट ज्यादा होगा। बस ये चीज यहां पर लिखी गई है। यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस कम है तो इस तरफ करंट ज्यादा होगा और इस तरफ करंट कम होगा। तो अगर हम I2 निकालना चाहते हैं तो करंट डिवीजन रूल का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि देखो इधर टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, इधर हो गया 3 ओम।
तो 6+3 करें, और अगर आपको I2 करंट निकालना है तो अपोजिट साइड वाला जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर रख दें, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया इधर 2+4 6 डिवाइडेड बाई इसका 3 और इसका 6 मिलकर 3+6 बन गया, इसको करंट डिवीजन रूल बोलते हैं। और I2 बराबर हो गया 2/3 I। और यहीं से अगर आप I1 के लिए निकालें तो I1 बराबर हो जाएगा 3/6+3I बराबर 1/3I। फिर क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे पावर, पावर इन 2 ओम। तो 2 ओम वाले में क्या हो जाएगा, I²R। तो I कितना था, I/3, इसका स्क्वायर करें और 2 से मल्टीप्लाई कर देने आएगी 2/9I²। फिर 4 वाले के लिए 4 टाइम्स I/3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/9I²। ये जो पहला वाला है इसके लिए हो जाएगा 2/3I का होल स्क्वायर टाइम्स 1 यानी कि 4/9I²। और फिर इसके लिए हो जाएगा 2 टाइम्स 2/3I का होल स्क्वायर यानी कि 8/9I²। तो बताइए इसमें से सबसे ज्यादा पावर जो रेटिंग है वो किसकी है, चौथे वाले की, यानी कि ये जो 2 ओम हमने सबसे आखिरी में कैलकुलेट किया इधर वाला। ठीक है, I2 जिस पे करंट पास हो रहा है, तो लोअर सीरीज वाले में जो 2 ओम है उसमें सबसे ज्यादा करंट जा रहा है, सॉरी वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट हो रही है। सो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड बाई एस, ये जो एस वाला। इस क्वेश्चन को देखिए, अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E1 बराबर 100 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बराबर 0.5 ओम, a storage battery of EMF E2 बराबर 90 वोल्ट एंड an external resistance capital R are connected in as shown in figure. For what value of R no current will pass through the battery? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर A B C and D, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये कैपिटल वाला रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R है इंटरनल, और इस यहीं पर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है E1 ईएमएफ वाली बैटरी का। E1 है हमारा 100 वोल्ट यानी कि इस बैटरी का ईएमएफ है 100 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे क्या दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर नो करंट विल पास थ्रू बैटरी। तो आर की किस वैल्यू के लिए जो करंट है वो इस बैटरी से पास ना हो। तो यहां पर क्या है, हमारे पास एक स्टोरेज बैटरी है जिसका कि ईएमएफ 90 वोल्ट्स है और उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी हुई है E1 की वो है 100 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। E2 जो है वो 90 वोल्ट है यानी ये E2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अगर हमें ये देखना है कि नो करंट पास थ्रू द बैटरी, ये जो E2 है इसके थ्रू कोई भी करंट पास ना हो, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इस बैटरी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो वैसे नहीं होती, मतलब अपोजिट पोलैरिटी का वो यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए। तो हम इसी कंडीशन को यहाँ पर लगाते हुए क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर बराबर 90/R। या तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो करंट जाएगा और इसकी वजह से जो करंट जाएगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर हो जाए, उससे भी हमारा काम बन जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1/2 ओम्स बराबर 9/R हो जाएगा। ये हमें इक्वेशन मिलेगी जिससे कि आर बराबर निकल कर आ जाएगा 4.5 ओम। तो आर बराबर जब 4.5 ओम है तब जाकर हम यहाँ पर इसको ऐसे कैलकुलेट करके निकाल पा रहे हैं। सो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।